हेलो हेलो हेलो, वेलकम वेलकम एवरीवन। आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, जो कि सिर्फ एसएससी एग्ज़ाम में नहीं, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है आपको। और स्पेशली अगर मैं एसएससी की ही बात करूं तो आपको पता है अप्लाइड थर्मल डायनेमिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है हमेशा से। बॉयलर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर्स तो सबको क्लियर है, ठीक है ना। माउंटिंग एसेसरीज भी सबको क्लियर है, लेकिन उसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे स्टिल कंफ्यूज होते हैं, और उसमें से एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है इक्विवेलेंट इवेपोरेशन। ठीक है ना। बिल्कुल कई बच्चे इस टॉपिक को देख के जरूर खुश हुए होंगे, क्योंकि सब ये टॉपिक जो है वो पढ़ना चाहते थे और सब क्लियर करना चाहते थे कि इस टॉपिक पे सभी तरह के डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। और आपने देखा इस टॉपिक पे दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक थ्योरेटिकली जो डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं इक्विवेलेंट इवेपोरेशन क्या है, तो एक तो डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए कि इक्विवेलेंट इवेपोरेशन क्या है, और दूसरा उसकी कैलकुलेशन। तो जनरली चाहे कोई पीएसयू एग्जाम हो, कोई स्टेट लेवल एग्जाम हो, या स्पेशली एसएससी एग्जाम हो, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन पे हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आज हम इस टॉपिक को मेक इट ईजी करेंगे, वी मेड इट ईजी, कि कैसे इस टॉपिक को बहुत आसान तरीके से आपको बताया जाए, जिससे कि आसानी से ये टॉपिक तो क्लियर हो ही जाए, साथ साथ उस पर पूछे गए अभी तक के जो भी एमसीक्यूज पेपर में आए हैं, जितनी भी वैरायटी डेफिनेशन ही हो चाहे या कैलकुलेशन हो, वो सब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे करने वाला हूँ। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला बच्चों। 20-30 मिनट्स में आपके सब कुछ जो है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, और ये टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं इक्विवेलेंट इवेपोरेशन क्या है। इवेपोरेशन आप सबको पता है बच्चों, इवेपोरेशन प्रोसेस का मतलब ही यही है कि लिक्विड वाटर को हमें क्या है, हमें वेपर में कन्वर्ट करना है ना। लिक्विड वाटर को हमें वेपर में कन्वर्ट करना है, यही हम इवेपोरेशन करते हैं, ये थ्रू हम बॉयलर करते हैं। तो जब आप बॉयलर्स के बारे में पढ़ते हो तो प्रॉब्लम क्या होती है कि बॉयलर्स का क्लासिफिकेशन डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे है। बॉयलर्स क्लासीफाई इन वेरियस बेसिस, है ना। आपने देखा है बॉयलर क्लासिफिकेशन, सभी लोगों को पता है कि बॉयलर या तो क्लासीफाई किए जाते हैं आपके पोजीशन के बेसिस पे, या किए जाते हैं उसकी फायर कंबशन के बेसिस पे, या किए जाते हैं उसके ट्यूब में वाटर फ्लो कर रहा है कि एयर फ्लो कर रही है, इसके मतलब देर आर डिफरेंट वेज जहाँ पे बॉयलर जो है वो क्लासीफाई किए जाते हैं। तो बॉयलर क्लासीफाई इन वेरियस वेज, so it is very difficult to find out which boiler has higher performance। कौन से बॉयलर की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है बच्चों, ये तय करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। मेरी वॉइस क्लियर है, एक बार चेक कर लेते हैं, वॉइस बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये चेक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि कौन सा बॉयलर जो है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे बॉयलर हैं। आपके वाटर ट्यूब्स बॉयलर हैं, आपके फायर ट्यूब बॉयलर हैं, है ना, आपके स्टर्लिंग स्टेशनरी बॉयलर हैं, आपके लोकोमोटिव जैसे मूविंग बॉयलर हैं, ठीक है ना, आपके इंटरनली फायर्ड हैं लाइक फायर ट्यूब बॉयलर, आपके एक्सटर्नली फायर्ड हैं। तो मतलब देर आर डिफरेंट क्लासिफिकेशन बॉयलर्स के, जहां पे हम लोग देखते हैं कि बॉयलर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर बॉयलर्स हैं, क्रिटिकल प्रेशर बॉयलर्स हैं, लो प्रेशर बॉयलर्स हैं। तो देर आर सेवरल क्लासिफिकेशन। तो ऐसे में जब आप ये तय करते हो कि कोई बॉयलर किससे कितना, मतलब इक्विवेलेंट लेने का मतलब क्या है कि वो एक जैसे लाइन पे उसको देखा जाए कि वो किसके इक्विवेलेंट है। तो वो इक्विवेलेंसी सेटअप करने के लिए बच्चों हमने यहाँ पे कंसेप्ट हम लेके आते हैं जिसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट इवेपोरेशन। तो अगर आपसे कोई सिंपल पूछता है कि बॉयलर क्या, क्यों इक्विवेलेंट इवेपोरेशन का यूज क्या है, तो आप सिंपल बोलोगे इक्विवेलेंट इवेपोरेशन इज अ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द बॉयलर। समझ आ रही बात। तो सिंपल सा डेफिनेशन क्या है कि इक्विवेलेंट इवेपोरेशन, ये मैं सिग्निफिकेंस बता रहा हूं इसका, ठीक है ना, इज अ मेजर्ड, इज अ
स्टैंडर्ड मेजर फॉर कंपेयरिंग बॉयलर परफॉर्मेंस। समझ आ रही बात? ठीक है, ये सिंपल सी बात याद रखिए, क्योंकि आपने देखा है ना बॉयलर में हम जब हम बॉयलर का कोई भी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, इसका इवापोरेटिंग कैपेसिटी इतना है, इसका प्रेशर इतना है, इसका एंथैल्पी चेंज इतना है। तो भैया कोई बॉयलर हो सकता है इवापोरेटिंग कैपेसिटी में अच्छा हो, कोई बॉयलर एंथैल्पी जो चेंज है वो ज़्यादा अच्छी दे रहा हो। तो ऐसे में उसकी इवेपोरेशन इक्विवेलेंसी कैसे चेक की जाए, कैसे देखा जाए कि ये दोनों बॉयलर में ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है या ये सेम पैरामीटर में कहीं लाना पड़ेगा ना। जैसे टरबाइन में था, टरबाइन में आपको याद होगा टरबाइन्स का क्लास जब हमने क्लासीफाई किया अलग अलग तरह से, लेकिन उनको कंपेयर करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, स्पेसिफिक स्पीड। हम एक कंसेप्ट लेके आए थे स्पेसिफिक स्पीड, उस स्पेसिफिक स्पीड के बेसिस पे हमने टरबाइन को कंपेयर किया कि भैया ये लो स्पेसिफिक स्पीड है, ये हाई स्पेसिफिक स्पीड है, ये ऐसा परफॉर्म करा है, ये ऐसा। ऐसे ही सेम बच्चों इक्विवेलेंस इवेपोरेशन एक कंसेप्ट आता है जो बॉयलर को कंपेयर करने में हेल्प करता है कि ये बॉयलर कैसा इससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है या खराब परफॉर्म कर रहा है। समझ आ गई? इतना सिग्निफिकेंस समझ में आया। अब आ जाते हैं कि ये करते कैसे हैं। तो मतलब इक्विवेलेंट इवेपोरेशन की कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट इवेपोरेशन। अब कैलकुलेशन समझने से पहले आपको इसकी डेफिनेशन को भी समझना पड़ेगा। ये तो मैंने पीछे सिर्फ फंक्शन बताया आपको, डेफिनेशन क्या कहती है ये आपको समझना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट इवेपोरेशन is to calculate the amount of स्क्रीन कट तो नहीं रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं ठीक है, पूरा दिख रहा है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन में बच्चों हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हम ये कैलकुलेट करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर अ बॉयलर कुड इवेपोरेट। ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो बॉयलर इवेपोरेट कर सकता है, अमाउंट ऑफ वाटर अ बॉयलर कुड इवेपोरेट किससे, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर से। इवेपोरेट इफ इट रिसीव्ड 100 डिग्री सेल्सियस वाटर। कौन सा वाटर है बच्चों, याद रखिए फीड वाटर है। ठीक है ना, जो इकोनोमाइजर से आता है ना आपका, 100 डिग्री सेल्सियस फीड वाटर लिखो, इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। पूरी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, डेफिनेशन शॉर्ट में भी दी जाती है बच्चों, वो अभी आपको आगे एमसीक्यू में दिख जाएगी। ठीक है ना, तो आपने अगर कोई और डेफिनेशन भी सुनी होगी तो घबराना मत, वो सब एमसीक्यू में दी जाएगी, कैसे कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, इफ इट रिसीव्ड 100 डिग्री सेल्सियस फीड वाटर। ठीक है, फीड वाटर। ठीक है, समझ आ रही बात, एट या फीड वाटर एट एंड प्रोड्यूस ड्राई सैचुरेटेड स्टीम एंड प्रोड्यूस ड्राई सैचुरेटेड स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे एक ड्राई सैचुरेटेड स्टीम जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो वो अमाउंट ऑफ वाटर कितना लगेगा और किसमें, अंडर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अंडर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखो यहां पे ना आपको सिंपल चीज समझनी चाहिए कैलकुलेशन में कि वो कुछ नहीं कह रहा है, वो सिंपल ये कह रहा है, अगर इसको इन शॉर्ट बताऊं मैं, इन शॉर्ट वो क्या कह रहा है, देखो यहां पे आसानी से आपको बात समझ में आ जाएगी। इन शॉर्ट वो ये कह रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर कोई बॉयलर इवेपोरेट कर सकता है, इवेपोरेट
कर सकता है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर कोई बॉयलर इवेपोरेट कर सकता है एट 100 डिग्री सेल्सियस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कितना होता है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.0135 बार। समझ आ रही बात? तो उस स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उस स्टैंडर्ड 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी कितना अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेट कर सकता है कोई बॉयलर, इसको हम, इस कैलकुलेशन को हम इक्विवेलेंट इवेपोरेशन कहते हैं। समझ में आई बात? दोबारा बोल दूं एक बार, कितना अमाउंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इवेपोरेट करा जा सकता है, उस कैलकुलेशन को हम इक्विवेलेंट इवेपोरेशन कहते हैं। और ये हमें हर बॉयलर के लिए कैलकुलेट करना है, ये हमें हर बॉयलर के लिए कैलकुलेट करना है, वहीं से हमें इक्विवेलेंट इवेपोरेशन कैलकुलेट होता है। अब इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? अब बात आती है हाउ टू कैलकुलेट इट, कि इसे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो अब देखिए, अब कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको एक दो कंसेप्ट और बता देता हूं। देखिए, आप जानते हैं, कैलकुलेशन को हमने लैंग्वेज में समझा, अब आप जानते हैं कि इंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर क्या होता है। इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये देखिए, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये स्टीम टेबल से मिल जाती है आपको। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये स्टीम टेबल से मिल जाती है आपको, अगर आपको याद हो तो, कि इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी बोलते हैं इसे, वो कितनी होती है हमारी वाटर के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये आपने उम्मीद है सबने पढ़ा भी होगा, निकाला भी होगा, कैलकुलेट भी किया होगा, ठीक है ना। ये सिंपल सी बात आपसे पूछ रहा है, तो आपको याद होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे मतलब आपको वो डेल्टा एच पूछ रहा है, डेल्टा एच पूछ रहा है, तो आप क्या लिखोगे, एच जी माइनस एच एफ लिखोगे, ठीक है। ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड स्टीम। ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड, और दोनों कहाँ है, एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये दोनों वैल्यू जो है वो आपकी स्टीम टेबल से मिल जाती है, ठीक है ना। आपको दोनों वैल्यू जो है ये आपकी स्टीम टेबल से मिल जाती है। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या वैल्यू होती है। अगर हम बात करें सैचुरेटेड स्टीम की वैल्यू, तो ये एच जी की वैल्यू याद रखिए, ये होती है 26। ये आपको स्टीम टेबल से मिल जाती है कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कितना हमारा ये स्टीम वो एंथैल्पी होता है, तो दैट इज 2676 किलो जूल पर केजी। ये वैल्यू होता है हमारा स्टीम टेबल से। और ये एच एफ का वैल्यू होता है हमारा स्टीम टेबल से, दैट इज 419.1 419.1 किलो जूल पर केजी। तो जब हम ये डेल्टा एच निकालते हैं बच्चों, ये एच एफ जी भी आप किसे कह सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड एच जी माइनस एच एफ, एंड दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे अगर आप इसे कैलकुलेट करो तो ये कितना है हमारा, ये हुआ हमारा 2676 माइनस 419.1 इज इक्वल टू, तो ये लगभग होता है 2257। अगर स्टैंडर्ड वैल्यू देखें तो 2256.9 के आसपास होगा ये, 2256.9, और इसको मैं सिमिलर करता हूँ 2257 किलो जूल पर केजी हम लोग इसे लेके चलते हैं। तो याद रखिए ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन आप बहुत जगह यूज करोगे, वैल्यू एट 100 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 2257। क्लियर है? तो पहले तो इस बात को समझे, यहाँ पे 2257 कई बच्चों को पता नहीं तो कहाँ से आया है, तो अब मैंने आपको क्लियर कर दिया। पहली चीज तो ये कि 2257 आया कहाँ से, ठीक है ना। तो जब अब आप इक्विवेलेंट इवेपोरेशन निकालते हो तो याद रखिए आप सिंपल लेते हो बच्चों कैलकुलेशन में कि इक्विवेलेंट इवेपोरेशन रेशन का अर्थ सिंपल है कि मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम m.s, और यहाँ पे जो भी आपका स्टीम का एंथैल्पी का डिफरेंस होगा, मतलब जहाँ से जहाँ तक भी आप इक्विवेलेंट इवेपोरेशन निकाल रहे हैं, जो भी आपका काम हो रहा है एच से एच एफ तक,
ठीक है, जो भी आप एंथैल्पी आपको दी हुई है वो H माइनस एच एफ वो आप लेंगे अपॉन, ये आपको देगा वो डिवाइड बाय वही सेम एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन एट 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। सिंपल। तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर्मूला क्या बना ऑटोमेटिकली, फॉर्मूला बना, अभी क्वेश्चन करोगे तो सब समझ में आ जाएगा कि ये एच और एच एफ क्या है, ये भी समझ में आ जाएगा, ये एंथैल्पीज क्या हैं, अभी आपको समझ में आ जाएंगे। ये है मास ऑफ स्टीम, तो ये हो जाएगा 2257 इन किलो जूल पर केजी। तो अगर आप सिंपल इक्विवेलेंट इवेपोरेशन देखते हो बच्चों, तो आप सिंपल यही फॉर्मूला जो है वो याद रखते हो, यही फॉर्मूला याद रखते हो। समझ आ रही बात। 2257 नीचे डिवाइड में लिख के, कई जगह 2258 भी लिखा रहता है, कोई लोग थोड़ा और राउंड ऑफ कर देते हैं, बट इतनी ज़रूरत नहीं, आप 2257 ध्यान रखें, हम ज़्यादा अगर कैलकुलेशन में वही लेंगे। कहीं दिया होगा उसने 2258 तो तब लीजिएगा, नहीं तो बेसिकली वही ध्यान रखिएगा। क्लियर है, समझ आ रही बात। तो सिंपल मतलब कैलकुलेशन में सिंपल लेने का मतलब है कि मास फ्लो कितना स्टीम, देखो ये आपको जब भी कैलकुलेशन देगा और क्या इक्विवेलेंट इवेपोरेशन निकालिए तो आपको पता होना चाहिए मास ऑफ स्टीम कितना है, मास ऑफ स्टीम प्रोड्यूस, कितना स्टीम प्रोड्यूस हो रहा है उसका मास फ्लो रेट आपको मास जरूर देगा, तो वहां से आपको मास क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। बाकी ये यूनिट आपको क्लियर है, तो ये लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बाकी का आपको सिंपल जैसे हम कैलकुलेशन करेंगे कोई भी, आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये दिया है मुझे, या ये मुझे पुट करना है, ठीक है ना। तो चलिए एमसीक्यू करते हैं, समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। अब देखो जो भी ये वैल्यू निकल के आते हैं ना, इसी से आप दो के वैल्यू निकाल के कंपेयर करते हो कि कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो जिसका वैल्यू ये ज़्यादा आएगा वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, इस तरह से आप लेते हो। तो ये हमारा जनरली केजी पर आवर में निकल के आता है इक्विवेलेंट इवेपोरेशन, कि भैया इतना स्टीम बनाया जा रहा है इतने घंटे के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये हमारा जनरली जो है वो केजी पर आवर में निकल के आता है कि इस बॉयलर का केजी पर आवर इतना है। तो आपको याद होगा जब इक्विवेलेंट इवेपोरेशन हम लिखते हैं तो हम जगह जगह इक्विवेलेंट इवेपोरेशन नहीं लिखते, लेकिन हम जब कंपेयर करते हैं बॉयलर को कई बार, तो आपने देखो इतना केजी पर आवर इसका, इतना केजी पर आवर इसका, आप इसी से कंपेयर करते हो, है ना। जब हमने बॉयलर क्लासिफिकेशन भी किया था तो आपने देखा ये चीज़ लिखते हैं हम इतना केजी पर आवर, तो इसका लिखने का मतलब क्या, हम इक्विवेलेंट इवेपोरेशन ही कैलकुलेट कर रहे हैं कि ये कितना केजी पर आवर वाटर को स्टीम बना दे रहा है पर घंटे में, इतना अमाउंट ऑफ वाटर यूज कर रहा है पर घंटे में स्टीम बनाने के लिए। समझ में आ रही बच्चों बात, क्लियर हुआ, ठीक है ना, क्लियर है। तो चलिए लेट्स सी कैलकुलेशन इसकी क्या है। तो एक एक करके क्वेश्चन उठाते हैं। देखो एसएससी जेई 2019 शिफ्ट 2 में ये पेपर आया है, क्वेश्चन आया है, और यहीं से आप जो है वो अपना स्टार्ट कर लेंगे कैलकुलेशन। तो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, डैश इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम जनरेटेड फ्रॉम फीड वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो अब इसने साफ साफ कह दिया ना आपको कि 100 डिग्री सेल्सियस, देखो कंडीशन बहुत बार ये बॉयलर एफिशिएंसी से कंफ्यूज करता है, लेकिन अब आपको अगर एक बार पढ़ लिया आपने क्लियर है तो फिर कहना कितना आसान है। क्यों, क्योंकि साफ कह रहा है उसको हम क्या बोलेंगे कि जहां पे ड्राई सैचुरेटेड स्टीम बनाई जाए 100 डिग्री सेल्सियस की फीड वाटर से एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशन, तो दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट इवेपोरेशन। तो अब जिन बच्चों को कंफ्यूजन था भी, आज के बाद वो नहीं रहेगा और बहुत आसानी से बच्चे जो है वो आंसर कर पाएंगे। समझ आ रही बात, बहुत आसानी से आंसर्स आप लोग दे पाएंगे। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। देखो अगला एसएससी जेई अक्टूबर 2023, देखो कितना लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल इवेपोरेशन इन स्टीम बॉयलर्स। स्टीम बॉयलर्स में ये भी मैंने डाल दिया जान के, भले ही एकदम इक्विवेलेंट इवेपोरेशन नहीं है लेकिन कंफ्यूज तो कर ही देता है। तो यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, वो ये कह रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल इवेपोरेशन स्टीम बॉयलर। एक्चुअल इवेपोरेशन जो हम कैलकुलेट करते हैं स्टीम बॉयलर में, उसका मेजर यूनिट क्या है। तो अब देखो ये केजी है, ये केजी फ्यूल बर्न पर केजी ऑफ इवेपोरेटेड है, मीटर क्यूब पर केजी है, केजी ऑफ वाटर इवेपोरेटेड पर केजी ऑफ फ्यूल बर्न। तो भैया सबसे सही क्या हो सकता है कि कितना यहाँ पे एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल इवेपोरेशन अगर आपको देखना है तो यही है कितना वाटर इवेपोरेट, वही इक्विवेलेंट इवेपोरेशन के हिसाब से यही है कितना वाटर इवेपोरेटेड है, पर एज कंपेयर टू उसने सिर्फ टाइम नहीं, उसने बोला केजी फ्यूल बर्न पर केजी ऑफ फ्यूल बर्न। तो बिल्कुल सही है बच्चों, ये इक्विवेलेंट इवेपोरेशन नहीं है, लेकिन हम यही देखते हैं कि कितना वाटर इवेपोरेटेड हो रहा है एज कंपेयर टू कितना फ्यूल बर्न हो रहा है। तो ये तो हमने एक तरह से एफिशिएंसी निकाली है, बट हम एक तरह से यही देख रहे हैं कि एक्चुअल इवेपोरेशन कैसे हो रहा है।
ठीक है ना। तो इसलिए भी मैंने इसको क्वेश्चन को भी ले लिया, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला देखो, द इवेपोरेशन ऑफ फीड वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखो 2023 में वो क्वेश्चन तो आया पीछे, अभी ये 9 अक्टूबर को ये क्वेश्चन भी आया, जबकि पीछे क्या है, ये भी 9 अक्टूबर को ही आया था। तो एक तो यूनिट कुछ पूछ लिया था उसने इक्विवेलेंट इवेपोरेशन का, नहीं जनरल यूनिट पूछ लिया था एक्चुअल इवेपोरेशन का क्या होगा, पहली चीज। दूसरा उसने पूछ दिया आपको कि सेम इवेपोरेशन ऑफ अ फीड वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इनटू ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बताओ क्या होगा। साफ साफ कितना आसान आंसर था ये 2023 में, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट इवेपोरेशन। अब देखो इससे अब एक्चुअल इवेपोरेशन से कंफ्यूज हो सकते थे, है ना, इसलिए मैंने लिया है ताकि यहां पे मेरे को आपको बताना ना पड़े कि एक्चुअल इवेपोरेशन क्या है। अब एक्चुअल इवेपोरेशन आप समझ गए पीछे क्वेश्चन में कि कितना केजी ऑफ वाटर आपका इवेपोरेट हुआ है बाय कितना केजी ऑफ फ्यूल बर्न हुआ है, ये एक्चुअल इवेपोरेशन है। समझ आ गई बात, ठीक है ना। और इक्विवेलेंट इवेपोरेशन साफ साफ क्लियर है। तो क्लियर हो रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं, बड़े क्रिस्टल क्लियर दिमाग से चल रहा है। चलो आगे चलते हैं, और क्वेश्चन क्या आए हैं हमारे पास। देखो एक क्वेश्चन आया था आपका पीएसयू में, द इक्विवेलेंट इवेपोरेशन इज डिफाइंड है, सिंपल पूछा था। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप आंसर बताने में देखिए। अब यहाँ पे सिंपल बोले, द रेशियो ऑफ हीट एक्चुअली यूज्ड इन, कोई मतलब ही नहीं है। द अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेटेड और स्टीम प्रोड्यूस इन केजी पर केजी ऑफ फ्यूल बर्न। अब देखो ये क्या है, ये एक्चुअल इवेपोरेशन है। समझ आ रही बात। अब देखो क्रिस्टल क्लियर है आपको चीजें कि कौन सी चीज क्या है, ये एक्चुअल इवेपोरेशन है। द अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेटेड फ्रॉम एट 100 डिग्री सेल्सियस इनटू ड्राई सैचुरेटेड स्टीम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लिखना चाहिए था, बट ठीक है कोई बात नहीं, दैट इज इक्विवेलेंट इवेपोरेशन, दैट इज इक्विवेलेंट इवेपोरेशन। समझ में आ रही है बच्चे बात, बताइए कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताइए, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। चलिए, द अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेटेड फ्रॉम फीड वाटर डैश इनटू ड्राई सैचुरेटेड स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्ड इक्विवेलेंट इवेपोरेशन फ्रॉम एन एट। अब देखो साफ साफ उसने बोल दिया कि भैया आपका इक्विवेलेंट इवेपोरेशन का डेफिनेशन ही दे दिया उसने ऊपर, बस अब आपसे इतना पूछ रहा है कि जहां पे फिल इन द ब्लैंक्स है वहां पे क्या आना चाहिए। तो कितना आसान है बच्चों कि अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेटेड फ्रॉम फीड वाटर एट, ये भी तो 100 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए, ठीक है ना। बस यही तो पूछ रहा था वो, सिंपल खत्म आंसर। तो आज तक जो क्वेश्चन पूछे गए ना जिनमें बच्चों को कंफ्यूजन रहा कि सर इक्विवेलेंट इवेपोरेशन समझ नहीं आता, इतना सा समझना था, और अब देखो हर आंसर आपको आंसर आ रहा है। तो यही हर कंसेप्ट में करना हो बच्चा, जो भी आपको टिपिकल कंसेप्ट लगता है आप बताइए हमें, वो टिपिकल कंसेप्ट को एक बार समझना, उसके बाद सारे सालों के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखो द अमाउंट ऑफ इवेपोरेटेड इन केजी पर केजी ऑफ फ्यूल बर्न, अब देखो समझ में आ रहा है ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है ये बताइए। अब देखो अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेटेड इन केजी, यहां तक तो ठीक है, पर केजी ऑफ फ्यूल बर्न, अब ये है एक्चुअल इवेपोरेशन। अब जो चीज एक्चुअल इवेपोरेशन है वो इक्विवेलेंट इवेपोरेशन तो नहीं है, तो यहां पे क्या है, लेकिन क्या ये इक्विवेलेंट इवेपोरेशन नहीं है, कुछ और लिखा जा सकता है क्या। तो आंसर बच्चे जल्दीबाजी में नन ऑफ दीज कर देते हैं। लेकिन देखो बॉयलर एफिशिएंसी नहीं है ये, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन फ्रॉम एन 100 ये भी नहीं है, ये इवेपोरेटिव कैपेसिटी ऑफ अ बॉयलर है क्या ये। अब आप वापस आता हूं मैं पिछले क्वेश्चन में, देखो ना कितने इंटरलिंक्ड है आपस में। अभी आपने एक्चुअल इवेपोरेशन यहां समझा था, उसने बोलता है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल इवेपोरेशन क्या है ये, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे नहीं आया अभी वो क्वेश्चन, अभी नहीं आया वो क्वेश्चन। लेकिन अब क्या ये इवेपोरेटिव कैपेसिटी ऑफ बॉयलर हो सकता है क्या, बताइए मुझे, क्या ये इवेपोरेटिव कैपेसिटी ऑफ बॉयलर हो सकता है क्या। बिल्कुल सोचिए बच्चों, नहीं तो फिर आंसर नन ऑफ दीज जाएगा, नहीं तो इवेपोरेटिव कैपेसिटी कैलकुलेट की जाएगी। क्योंकि इवेपोरेटिव कैपेसिटी, और आपको सिर्फ इतना समझना है कि इवेपोरेटिव कैपेसिटी और एक्चुअल इवेपोरेशन सेम है या अलग है, बस इतना बता दीजिए। वो सिंपल आपसे पूछ रहा है, तो याद रखिए बच्चों दैट इज सेम, इवेपोरेटिव कैपेसिटी ऑफ बॉयलर ही है सेम। क्लियर है, तो आंसर नन ऑफ दीज नहीं करना है इसमें, इतनी सी चीज को आपको ध्यान रखना था, आसानी से आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जब तक ये एमसीक्यू नहीं लगाओगे ना तब तक आप चाहे कुछ भी कंसेप्ट पढ़ लो बच्चों, दोनों चीज पूरी नहीं होती। इसलिए मैं टॉपिक जब करा रहा हूं हमेशा उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी साथ साथ करा दे रहा हूं, ताकि तभी वो टॉपिक को कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, आज पढ़ा दिया, अब कभी क्वेश्चन कराएंगे उस दिन वो टॉपिक ध्यान नहीं रहेगा, फिर कोई फायदा नहीं है। एक ही टॉपिक कम से कम एक वीडियो आदमी देखे, उसको क्लियर हो जाएगी, पेपर में अब मैं लगा दूंगा ये क्वेश्चन, ऐसा होना चाहिए टॉपिक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अब गलत स्टेटमेंट आपको पिक करना है बच्चों, ध्यान से एक एक स्टेटमेंट पढ़िए, आंसर चेक करिए। क्या बोलता है, फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन फॉर ऑयल बॉयलर इज ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी। जो फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन होता है सभी बॉयलर का वो ग्रेटर देन यूनिटी है। रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, तो ये तो सही नजर आ रहा है, यूनिटी से बड़ा ही होगा हमेशा,
नहीं तो फिर इवेपोरेशन कर ही नहीं रहा है बॉयलर आपका। द अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेटेड इन केजी पर केजी ऑफ फ्यूल बर्न्ड इज कॉल्ड इक्विवेलेंट इवेपोरेशन फ्रॉम एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, द अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेटेड इन केजी पर केजी ऑफ फ्यूल बर्न्ड इज कॉल्ड इक्विवेलेंट इवेपोरेशन फ्रॉम एंड, गलत है ये तो। ये क्या है ये बच्चों, ये एक्चुअल इवेपोरेशन है। ये क्या है, ये एक्चुअल इवेपोरेशन है, यही स्टेटमेंट जो है वो गलत है। द रेशियो ऑफ हीट एक्चुअली यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग द स्टीम टू द हीट लिबरेटेड इन द फर्नेस इज कॉल्ड बॉयलर एफिशिएंसी, ये सही है। तो यहाँ पे बच्चों बी इज दी रॉन्ग आंसर, बी जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे नजर आता है आपको। समझ में आ रही है बात, बी स्टेटमेंट जो है वो एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्लियर है, ठीक है ना। चलें आगे। वन बॉयलर हॉर्स पावर इज डिफाइंड एज, एक बॉयलर हॉर्स पावर, वन बॉयलर हॉर्स पावर को हम क्या कहेंगे बच्चों, वन बॉयलर हॉर्स पावर बताइए। द रेशियो ऑफ हीट एक्चुअली यूज्ड टू प्रोड्यूस स्टीम टू द हीट लिबरेटेड इन द फर्नेस, द अमाउंट ऑफ स्टीम प्रोड्यूस्ड इन केजी पर केजी ऑफ फ्यूल बर्न्ड, द इवेपोरेशन ऑफ 15.653 kg ऑफ वाटर पर आवर फ्रॉम एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस। बताइए किसको कह सकते हैं हम लोग, तो बच्चों साफ साफ है यहाँ पे, दिस इज नॉट बॉयलर पावर। बॉयलर हॉर्स पावर मतलब सिंपल है, वन बॉयलर हॉर्स पावर मतलब कि द इवेपोरेशन ऑफ 15.653 kg ऑफ वाटर पर आवर फ्रॉम एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो एग्जैक्टली जो अमाउंट है आपका ये, यही आपका कहलाता है, दैट इज कॉल्ड बॉयलर हॉर्स पावर। तो सी विल बी दी करेक्ट आंसर। क्लियर है, याद रख लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इक्विवेलेंस इवेपोरेशन। अब देखो मैक्सिमम टाइम आप देख रहे हो कि डिफाइन ही पूछा है आपको, न्यूमेरिकल भी आया है लेकिन अभी आगे आएगा। अब देखो बीपीएससी एई मेंस में ये पूछा था इक्विवेलेंस इवेपोरेशन डिफाइंड है, तो अब तो मेरे ख्याल से कोई समस्या किसी के लिए है ही नहीं। कोल्ड बर्न आपके लिए है नहीं। 15% द रेशियो ऑफ हीट एक्चुअली यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसने ऑप्शन क्या क्या दे दिया आपको। अब इस ऑप्शन में आप क्या चूज करोगे, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन को, क्योंकि इक्विवेलेंस इवेपोरेशन उसने इन ऑप्शंस में आपको जो बेसिक डेफिनेशन है वो दी नहीं है। उसने कहा था रेशियो ऑफ हीट एक्चुअली यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग, तो ये तो है नहीं। द अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेटेड इन केजी पर केजी ऑफ कोल बर्न्ड, द इवेपोरेशन ऑफ वाटर इवेपोरेटेड इन केजी पर केजी ऑफ कोल बर्न्ड, इवेपोरेशन 15। इसमें तो कोई भी ऑप्शन नहीं है बच्चों, इसमें तो सही ऑप्शन कोई भी नहीं है भाई, ये हो नहीं सकता। आपका अमाउंट ऑफ वाटर ये भी नहीं है, तो इनमें से तो कोई भी सही ऑप्शन नहीं है। क्लियर है, अगर इसमें देखा जाए तो इसमें कोई भी बच्चों सही ऑप्शन नहीं है एक्चुअली में, ठीक है ना। तो सिमिलर हम ले सकते हैं कि आसपास, लेकिन है नहीं। इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं अभी। द इक्विवेलेंस इवेपोरेशन इज डिफाइंड एज, अब यहाँ पे OPPSC AE 2019 में एक क्वेश्चन आया है, द अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेटेड फ्रॉम एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस ड्राई सैचुरेटेड स्टीम, द अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेटेड पर केजी फ्यूल बर्न, द अमाउंट ऑफ वाटर, तो ये है। अब देखो सब आपको क्लियर है, ये वन बॉयलर हॉर्स पावर हो गया आपका, या आपका एक्चुअल इवेपोरेशन हो गया, ठीक है ना, ये बॉयलर एफिशिएंसी हो गया। तो साफ साफ है बच्चों आपके पास, दैट इज एक्चुअल इवेपोरेशन। देखो कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कोई समस्या आती नहीं है। बॉयलर हॉर्स पावर, वन बॉयलर हॉर्स पावर, बॉयलर एफिशिएंसी, द अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेटेड फ्रॉम एंड एट 100 डिग्री, दैट इज इक्विवेलेंट इवेपोरेशन। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत आसानी से आप हर आंसर को कर पा रहे हैं। क्लियर है। अब एक न्यूमेरिकल भी आ जाता तो मज़ा आता, जैसे ये आ गया। देखो SSC JEE 2019 शिफ्ट 2 में ही न्यूमेरिकल पूछा गया। अब देखो, अब आप समझो उसको जो मैं आपको बता रहा था कि न्यूमेरिकल में कौन सी चीज़ कैसे दी जाएगी और उसे कैसे यूज़ करना है, ठीक है ना। अब इस चीज़ को समझो आप। देखो सिंपल है, द एंथैल्पीज ऑफ फीड वाटर एंड स्टीम एट एग्जिट ऑफ द बॉयलर आर इतना इतना। एंथैल्पी ऑफ फीड वाटर आपको दिया है और एंथैल्पी ऑफ स्टीम दिया है आपको कितना। एंथैल्पी ऑफ स्टीम है 73 किलो जूल पर केजी। एंथैल्पी ऑफ फीड वाटर आपको दिया है, अच्छा ये 2800 दिया है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ये 73 किलो जूल पर केजी दिया है। पर फीड वाटर के लिए एंथैल्पी कम होगी ना, उसके बाद हीट मिली उसे, एंथैल्पी बढ़ गई उसकी 2800, ठीक है। स्टीम आउटपुट इज इतना। अब स्टीम आउटपुट मतलब मास ऑफ स्टीम 1128.5 kg पर आवर, ये सब दिया है आपको। नाउ इक्विवेलेंट इवेपोरेशन निकालिए। देखो कितना आसान है, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन आपको निकालना है। आपको पता है कि क्या होता है, दैट इज m.s H - HF अपॉन 2257, खत्म।
ये पुट करो, m डॉट एस इज 1128.5, इधर दिया आपको 2800, इसको बल्कि ऐसा लो, h माइनस एच एफ मत लिखो आप क्योंकि ये हमेशा कम रहेगी ना, एच एफ माइनस एच ऐसे करके लिख लो, ठीक है। तो बल्कि जनकी आप इसे h1 माइनस एच टू या h2 माइनस एच1 भी लिख सकते हो आप इसे, ये एच एफ में कन्फ्यूज़ हो गए, आप ऐसे लिख लो क्योंकि आपको ध्यान रहेगा। और क्योंकि लोग ऐसे भी लिखते हैं h माइनस एच एफ, इसलिए लिखते हैं मैं बता देता हूँ, क्योंकि भाई वाटर हमेशा एच एफ है तो वाटर की यही रहनी है एच जी, अब इसको एच जी ना लिख के एच रहने देते हैं। तो अब ये कुछ कैसा भी लिखो, आपको पता है बड़े से ही छोटा माइनस करना है हमेशा, तो कन्फ्यूजन इसमें रहना नहीं है कभी भी, ठीक है। अपॉन 2257 निकालो कितना आ रहा है, सिंपल सिंपल कैलकुलेशन करिए और आंसर निकालिए कितना आ रहा है। ये आ रहा है 1363.5 1363.5 kg पर आर। अब देखो 1363.5 kg पर आर, डी विल बी द करेक्ट आंसर, सीधा सीधा आंसर आ गया। तो ऐसे ही इसकी कैलकुलेशन भी होनी है बच्चों, आपको हमेशा कितना मास ऑफ स्टीम प्रोड्यूस कर रहे हैं आप वो दिया होगा, कितना एंथैल्पी फीड वाटर जब जा रहा था उसकी एंथैल्पी कितनी है ये दिया होगा, और कितना स्टीम जो बना है, स्टीम जो आपको मिल रही है स्टीम, उसकी एंथैल्पी क्या है वो दिया होगा। तो याद रखिएगा फीड वाटर एट एंट्री एंड स्टीम एट एग्जिट, ये दोनों आपको दिया होगा। तो मैं आपको यहां पे दिखा दूं अच्छे से, देखिए तो यहां पे अब चाहे तो लिख सकते हैं, अब आपको क्लियर हो गया ना, तो अब दिखा दिया, तो अब मेरे लिए कोई हाइपोथेटिकल समझाने वाली बात नहीं है, अब आप आराम से लिख सकते हैं कि H इज दी एंथैल्पी ऑफ स्टीम एट एग्जिट, ठीक है, और HF है एंथैल्पी ऑफ फीड वाटर, फीड वाटर। तो देखो अब ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि एंथैल्पी ऑफ स्टीम एट एग्जिट कितना होगा और एंथैल्पी ऑफ वाटर। तो ये मैं यहाँ लिख देता तो मैं कंफ्यूज होता कि यार ये क्या है, ठीक है ना। अब वहाँ लिख दिया तो बहुत आसानी से सबके समझ में आ रहा है कि यार इसका मतलब क्या है। तो 2800 दिया था, 73 दिया था, 2800 में 73 माइनस किया, बहुत आसानी से हो गया। अब ऐसे जो मर्जी आप क्वेश्चन लगा दीजिए, समझ रहे ना, ऐसे अब आप जो मर्जी क्वेश्चन लगा दीजिए, यू विल गेट डेफिनेटली गेट दी आंसर, कि आपको आंसर जो है वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, क्या दिया हुआ है, कैसे निकालना है। क्लियर है, क्लियर है, समझ आ गई बात। बस अब ऐसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें बच्चों तो ये प्लीज़ ये इक्विवेलेंट इवेपोरेशन का टॉपिक जो है वो सबको क्लियर उम्मीद है हो गया होगा। अब ऐसे ढेरों हमारे पास क्वेश्चंस हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई समस्या आती है तो ज़रूर बताइएगा। और किसी किसी क्वेश्चन में थोड़ा और इलैंग्वेटेड क्वेश्चन ऐसा भी आता है, एसएससी में भी पूछा गया था एक और क्वेश्चन ऐसा जिसमें आपको फीड वाटर की एंथैल्पी नहीं दी थी, तो वो भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कैसे, तो एक क्वेश्चन को जरूर करके देखेंगे ऐसा। थैंक यू वेरी मच।